कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी का विजय रथ रुक गया है। बीजेपी ने यहां पर बेहद खराब प्रदर्शन किया और केवल 33 सीटों पर ही सिमट गई। ये बीते एक दशक में बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। यूपी के साथ ही राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से पूर्ण बहुमत से दूर रह गई बीजेपी। 2024 में बीजेपी को जोर का झटका लगा है, ऐसा झटका जिसके बारे में पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था। अगर इसे 440 वोल्ट का झटका कहें तो भी कम होगा। बीजेपी की एक पहचान है, एक कैडर पर आधारित ये पार्टी है, जहां सब कुछ नियम कायदे से तय किया जाता है। बाकायदा भविष्य को ध्यान में रखकर लीडरशिप तैयार की जाती है। पार्टी के संगठन में कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, ये भी एक सिस्टम की तरह होता है, और इस सिस्टम का नाम है आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बीजेपी में संघ तय करता है कि पार्टी किस तरह फंक्शन करेगी और कौन कौन से मुद्दों को लेकर पार्टी को आगे बढ़ना है। किस राज्य में कौन नेता किस भूमिका में रहेगा, यह भी संघ ही तय करता है। बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का असली काम भी संघ के कार्यकर्ता ही करते हैं। लेकिन 2024 में बीजेपी की कई राज्यों में बुरी हार के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इस बार के चुनाव में संघ की आखिर भूमिका क्या रही। क्या संघ ने बीजेपी के लिए जमीन पर काम किया या नहीं किया? क्या संघ ने बीजेपी के लिए उम्मीदवार तय किए या नहीं किए? क्या संघ ने इस बार बीजेपी के लिए चुनाव का एजेंडा तय किया या नहीं किया? हमारी इस खास पेशकश में इन तमाम सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के साथ वही हुआ है जो साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान हुआ था। संघ ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से खफा होकर चुनाव में दूरी बना ली थी, जिसके बाद बीजेपी की लोकसभा चुनाव में बुरे तरह हार हुई थी। तब आरएसएस बीजेपी सरकार से कई वजहों से नाराज थी, जिनमें सबसे बड़ी वजह दूसरी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करना था। सबसे बड़ी वजह यही थी कि तमाम ऐसे नेता बीजेपी में आ गए थे जिसको संघ नहीं चाहता था। माना यह जा रहा है कि 2004 की गलती को बीजेपी ने 2024 में एक बार फिर से दोहरा दिया है। इसी वजह से बीजेपी की ऐसी दुर्गति हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 2024 में बीजेपी और संघ के बीच की दूरी की। हाल के सालों में सफलता के घोड़े पर सवार बीजेपी को लग रहा था कि अब उन्होंने अपनी पार्टी का ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर दिया है कि इसमें संघ की मदद की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके चलते बीजेपी का हर फैसला पार्टी के दो बड़े नेता लेने लगे। इन्हीं दोनों नेताओं के इर्द गिर्द पार्टी घूमने लगी, जिसका खामियाजा बीजेपी को इस बार के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। बीजेपी की कामयाबी की कहानी संघ ही लिखता है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन संघ को नजरअंदाज करने की गलती बीजेपी को भारी पड़ गई। बीजेपी के इन दो नेताओं ने जिस तरह से संघ को दरकिनार किया, इसी का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है, ऐसा माना जा रहा है। 2014 और 2019 में आरएसएस ने बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। संघ और बीजेपी का चोली का दामन का साथ रहा है। माना जाता रहा है कि बीजेपी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में भी संघ की भूमिका होती है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों दूर दूर रहे, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि बीजेपी ने संघ का सहयोग मांगा ही नहीं। पूरे देश में फैले और आम लोगों के बीच सामाजिक कार्यों में लगे आरएसएस के प्रचारक और स्वयंसेवक चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय दिखे, जिसके चलते बीजेपी को इतना नुकसान उठाना पड़ा। इसके पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवकों की ऐसी निष्क्रियता देखने को मिली थी, जिसकी वजह से इंडिया शाइनिंग के नारे के बावजूद बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे और उनके कयास भी झूठे निकल गए थे। कहा यह जा रहा है कि संघ को मोदी के नेतृत्व पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने इस बार संघ के सहयोग के बिना ही अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का फैसला किया। यह फैसला औंधे मुंह गिरता नजर आया। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से आए 100 से ज्यादा लोगों को टिकट दे दिया। कहा जा रहा कि संघ इस बात से बेहद नाराज था। दूसरे दलों से आए ऐसे नेताओं के लिए क्षेत्र में सक्रिय स्वयंसेवकों के साथ समन्वय बनाना भी आसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी ने पहले भी बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने का फैसला किया है। मसलन असम गण परिषद से सर्बानंद सोनोवाल, कांग्रेस से हेमंत विश्व शर्मा को लाकर बीजेपी सफलता की कहानी लिख चुकी है। लेकिन असम के इन दोनों नेताओं को लाने से पहले संघ की राय भी ली गई थी और वहां दशकों से काम कर रहे संघ के प्रचारकों
और स्वयंसेवक ने उनके नेतृत्व में भाजपा को जिताने में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठे बीजेपी के दो नेताओं को लगने लगा कि अब चुनाव जीतने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बीजेपी ने संघ से सलाह लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। और फिर जो नतीजे सामने आए वो सबके सामने हैं। इतना ही नहीं, दूसरे दलों से आए नेताओं को बीजेपी ने अपने प्रमुख प्रवक्ता के रूप में पेश भी करना शुरू कर दिया, जो चैनलों पर पार्टी के चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। इन प्रवक्ताओं के साथ स्वयंसेवकों का जुड़ाव नहीं हो पाया। कहा जा रहा है कि एक सामाजिक संगठन के नाते चुनाव के पहले आरएसएस के प्रचारकों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक जरूर की, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी को वोट देने का संदेश नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने क्षेत्र के अच्छे उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कहा। 2024 के नतीजे बीजेपी के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। खास तौर पर हिंदी पट्टी के बड़े राज्य यूपी में टिकट बंटवारे में बीजेपी के नेताओं की मनमानी पूरी तरह से पार्टी पर भारी पड़ गई। कहा यह जा रहा है कि टिकट तय करने से पहले न तो संघ से रायशुमारी की गई और न ही बीजेपी की राज्य इकाई टिकट देने से पहले सुझाव देने के लिए बुलाई गई। और तो और कहा यह जाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अपने ही राज्य में सीटों के बंटवारे से दूर रखा गया। 5 सालों तक सांसदों की निष्क्रियता को इस परिणाम की मुख्य वजह भी माना जा रहा है। जातीय समीकरण को पहचानने में भी बीजेपी से चूक हुई। इसके चलते बीजेपी उन सीटों पर चुनाव हार गई जहां से उसे जीत की 100% उम्मीद थी। वहीं चुनाव के पहले चरण से ही पेपर लीक मामले को चुनावी मुद्दा बनाकर युवाओं को कांग्रेस और सपा ने अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया था। इस मुद्दे को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पूरे विपक्ष ने सातों चरणों में हर मौके पर उठाया। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस मसले में अपना पक्ष रखने की भी जरूरत नहीं समझी। युवाओं में यह बड़ा फैक्टर बना और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। अग्निपथ योजना को भी विपक्ष बड़ा चुनावी फैक्टर बनाने में सफल रहा, जिसकी काट बीजेपी नहीं ढूंढ पाई। विपक्ष की तरफ से उछाले गए संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने के मुद्दे को भी बीजेपी नहीं संभाल पाई। वहीं मुफ्त अनाज योजना सहित केंद्र की अन्य योजनाओं से मतदाता प्रभावित जरूर थे, लेकिन कांग्रेस ने 5 के बजाय 10 किलो अनाज मुफ्त में देने की घोषणा कर दी और बीजेपी को इस मुद्दे पर भी पीछे ढकेल दिया। सपा की आटा और डाटा मुफ्त देने की योजना का भी असर मतदाताओं पर हुआ। वहीं राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। लोगों की भावनाओं से जुड़े राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को काफी उम्मीदें थीं। अधिकतर सीटों पर प्रचार के दौरान राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने उठाया भी, लेकिन इसका लाभ पार्टी को चुनाव में नहीं मिल पाया। वहीं बीजेपी ने बूथ प्रबंधन के प्रयास सबसे पहले शुरू किए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर ये उतर ही नहीं सका। 1.6 लाख बूथों में सभी पर बीजेपी ने प्रभारी तैनात किए थे। इनका प्रशिक्षण भी करवाया गया। दूसरी ओर कांग्रेस केवल 80,000 बूथों पर ही अपने प्रभारी तैनात कर पाई थी, लेकिन वो सक्रिय रहे। बहरहाल संघ की दूरी से बीजेपी को नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बीजेपी का तीसरी बार पूर्ण बहुमत का सपना अधूरा रह गया। कहा जाता है कि जिस डाल पर बैठे हों उसे काटना नहीं चाहिए, वरना परिणाम क्या होता है ये सब जानते हैं। बीजेपी के साथ शायद ऐसा ही कुछ हुआ। संघ से दूरी उनके लिए भारी पड़ गई और कार्यकर्ताओं का पूरा जो मनोबल था वो भी कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ कई ऐसे फैसले किए गए जो कि बीजेपी को कमजोर कर रहे थे, चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर के किए गए फैसले हों या फिर बाहर से लाए जाने वाले नेताओं के फैसले हों, चाहे उनको टिकट दिए जाने के फैसले हों या फिर पुराने नेताओं के टिकट काटने के फैसले हों। सब ये बातें थी जो धीरे धीरे बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही थी। इसकी समय समय पर शिकायत भी की गई। जो यूपी के प्रभारी बनाए गए थे चुनाव के दौरान, उन पदाधिकारियों से भी शिकायत की गई। केंद्र तक बात पहुंचाए जाने की कोशिश की गई, लेकिन उन बातों को तवज्जो नहीं दिया गया। हुआ ये कि हाल के कुछ सालों में बीजेपी की लगातार सफलता ने शायद कहीं न कहीं उनके बड़े नेताओं में दंभ भर दिया। दंभ इस बात का कि वो किसी की मदद के बगैर खुद अपने बूते पर हर जगह जीत सकते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन यूपी की सियासत शायद कुछ अलग है, जहां पर हर एक फैक्टर को ध्यान रखना जरूरी होता है, जहां पर स्थानीय नेताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जहां पर कास्ट और जो तमाम दूसरी इक्वेशंस है उनको समझना बेहद जरूरी होता है। बहरहाल तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी कहीं न कहीं चूक गई और उसको अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, वो भी उस सूबे से जो कि पूरा का पूरा सूबा ही माना जाता था कि वो बीजेपी के नक्शे कदम पर चलता है। वो भी उस सूबे में जहां पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक सालों साल तक कानूनी विवाद में फंसे राम मंदिर का भव्य निर्माण करना था।
माना यह जा रहा था कि राम के नाम पर भर भर के वोट बीजेपी को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खास बात तो ये कि जिस जिले में यानी अयोध्या, जिस सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट था, जहां पर राम मंदिर बना था, ताजा मामला था, वहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। कई ऐसी और सीटें हैं जहां पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी वहां आराम से निकाल लेगी। अमेठी में स्मृति ईरानी को खड़ा करके बीजेपी ने यह साफ कर दिया था कि वहां से जो भी विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा होगा वो हार जाएगा। इस बात का डर विपक्ष को भी था, तभी राहुल गांधी खुद वहां से खड़े नहीं हुए। लेकिन उन्होंने जिस कैंडिडेट को यानी केएल शर्मा को वहां खड़ा किया, वो भी स्मृति ईरानी को 80,000 वोटों से हरा गया। ये सब चौंकाने वाले आंकड़े हैं और हैरान भी करने वाले हैं, और साथ ही साथ बीजेपी को मंथन भी करने की जरूरत समझाने वाले हैं, ताकि आगे चुनाव से पहले वो अपने इस दम, इन समीकरणों के जोड़ तोड़ और तमाम दूसरी चीजों में सही बैठे, वरना 400 पार का नारा शायद कभी पूरा नहीं होगा। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। अगली बार फिर किसी खास खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।